नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में और देखेंगे कि ये किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है और साथ में दर्जा देने के क्या फ़ायदे हैं और कौन सी न्यू लैंग्वेज ऐड की गई है और पहले कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी किस किस ईयर में। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, एक्चुअली ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है इसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि चेयर्ड कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी अप्रूव किया है जो क्लासिकल लैंग्वेज को, जिसमें मराठी है, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसमें पहले अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली क्या है कि पहले इसमें 6 लैंग्वेज थी, जिसमें तमिल था जिसको 2004 में किया गया, फिर उसके बाद संस्कृत 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को किया गया था और 2013 में मलयालम को, देन उड़िया को 2014 में। इसके बाद ये जो रेस्ट ऑफ 5 जो लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इसको 2024 में इसको एज अ स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का। और ये जो स्टेटस दिया जाता है वो LEC यानी कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो कमेटी है उस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो बनाई गई है उसके द्वारा ये किया जाता है, जिसमें साहित्य अकेदमी एग्जामिन करती है इसकी एलिजिबिलिटी को, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है। ठीक है, और ये जो साहित्य अकादमी जो आती है वो किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं आगे। सभी क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड है और इसमें अगर आप बात करें तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया जाएगा या डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है। तो इसमें हम लोग पहला अगर देखेंगे तो हाई एंटिक्विटी, यानी कि बहुत ही पुराना कोई भी टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर ये बात करें तो 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, तब उसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरा ये है कि उस एंशिएंट लिटरेचर, यानी कि जो प्राचीन जो साहित्य है या कोई टेक्स्ट है उसका हेरिटेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी विरासत होनी चाहिए, वैल्यूएबल उसकी विरासत होनी चाहिए। थर्ड ये है कि उसका जो लिटरेचर होगा, ट्रेडिशन होगा, वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और से बारोड नहीं किया जाना चाहिए। और फोर्थ है कि जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज से अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। अगर ये चारों अगर क्राइटेरिया पूरी होती हैं तब उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और हम आगे जाकर के बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है अगर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। तो जब भी किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है तो शिक्षा मंत्रालय जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो कई तरह के इसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है प्रमोट करने के लिए। तो उसमें पहला ये है कि उस भाषा के में जो उत्कृष्ट विद्वान होंगे उनको सालाना 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय भाषा में जो स्टडी के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और थर्ड ये है कि UGC द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए एक प्रोफेशनल चेयर, यानी कि एक व्यावसायिक पीठ बनाने का भी इसमें अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।